नमस्कार आप सभी को। आज प्रस्तुत करती हूँ प्रेमचंद जी का लिखा उपन्यास निर्मला का 3रा अध्याय। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहे तो कल्याणी की उस घोर मानसिक याचना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उनके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में करा करा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से न होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राण पति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा चढ़ाकर वह 8 पहर कूटती रहती थी। जिन बच्चों को प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती है। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोड़ लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहां 8 पहर कहचरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था वह पानी के जगह खून बहाने वाले में से हैं। वे ऐसे सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वह क्रांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला का विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियां के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसका कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतः महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी का निंदा न होने देंगे। आदि आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धरंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था काला देव है या कोई हबसी अफ्रीका से पकड़ आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम ना होता माथे का अंत कहाँ, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजी मूर्ति थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे। उस पर भी पसीना का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में बड़े ऊंचे ओहदे पर थे।
500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुला रखे। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग इन्हें देखकर सहसा चौंक जाते थे। बालक और स्त्रियां नहीं, पुरुष भी सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो इन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती है। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप ही 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त के शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते हुए कुर्सी से उठकर कहा, अखा आप आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौरी, भवानी, राम गुलाम, कोई है? सबके सब कहाँ मर गए? दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। पंडित जी के वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार किन न होई। कहाँ तक उधार बाटी ले ले खाई। मांगत मांगत थेथिर हो गई ना। भालचंद्र, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद, अब और कैसी मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानु लाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था हीरा। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछते हुए बोले, मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह से नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था हीरा। मोटेराम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000 2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2-3 बार ही मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसे ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों का दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज का पुत्र का विवाह करता है। भालचंद, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपये को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हो कि उसे बेचते हो? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर।
यह क्या कि कन्या के पिता का गला रहती है। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पांजियों को गोली मार दूं। मोटेराम, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस अब आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है। सरकार कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर वट्टा न लगे। बहालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वर्ज गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही रचा जा रहा है। मरने वाली की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखते तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखें के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो लौटकर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम, ऐसे न कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव को कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो गया। देहांत के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा दीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात उठा न रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस। वह ईश्वर एक प्रकार का अमंगल सूचना है। यह मृत्यु एक प्रकार का अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए, जिस काम का आरंभ भी अमंगल हो उसका अंत मंगलमय कैसे हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समदीन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के बस में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उनका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झंगरू, छकौड़ी, भवानी, गुड्डीन, गुलाम लाल, एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जान इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं एक माह से दूर से थके मादे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो।
पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटे राम जी मिठाई के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि धृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भालचंद, फलहारी ना मोटेराम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भालचंद, है तो यही बात, छुआछूत सब ढकोसला है। मैं यह नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी, भवानी। अब की भी वही बूढ़ा खांसता हुआ आया, आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे ही दीन जाए, ऐसी नौकरी मुँह से न होई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोर पिराए लागत है। भालचंद, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर परे परे खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले में लगे रहे, उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भालचंद, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी को कुछ लिया तो नहीं? जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों ना करो? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भालचंद, एक दफा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना न रहती, मगर तुम्हारे जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न थी, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहले ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच में पिघल जाती है। कल्याणी के शब्दों ने उसके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र अपनी पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने इसे खत इसे दिया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते को और ताक रहे थे। लालसा में व्यंग होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें यह विलंब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है। जाकर कह दो हम विवाह जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा? जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की
अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? भालचंद, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी मैं वहां न करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। या तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरा मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गया है। तुम्ही ने तो कहा था उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में जो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर? तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध आवश्यक रहती है। भालचंद, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले जिसकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमाम बांधते हैं। यह भी एक कला है, कला। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चमका दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मटकर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ बोलती हूँ? जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हिले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी विवाह के नंगीच ना आऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो। बुरा हो या अच्छा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना मुझे शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करनी है या नहीं? भालचंद, जब मैं बेईमान, बेदगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है? तुम्हारी इस सूझबूझ को बलैया ले लूं। रंगीली, हो बड़े हायदार, अब भी नहीं शर्माते? ईमान से कहा, मैंने बात तार ली कि नहीं? भालचंद, अजी जाओ, वह दूसरी औरत होती है जो मर्दों को पहचानती है। अब तक मैं नहीं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही है उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भालचंद, सच कहना कितना झेपा हुआ हूँ। रंगीली, इतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद,
खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां न होगी। रंगीली, मेरी बला से जहां चाहो करो, क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भालचंद, अजी मैं उसके तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक उसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। सुंदर सुडर बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने को आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्तियों से होठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, डील डॉल बाप सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेस, टाई, वूट, हेड उस पर खूब खिल रहे थे। चाल में जवानों का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बता दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाएं कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख तो डॉल हो। वहां अब क्या रखा है? वकील साहब रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटती है? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुंचते पहुंचते उम्र की 3 भाग बीत जाएगी। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनिक लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी हो मिले। भुवन, धन सारे एवं को छिपा देते हैं अम्मा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो मैं चू ना करूं। दुधार गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव में कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी है। ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितना ही फटे हालों में जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत दोनों एक ही थैली के चट्टे वट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीब के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह जा। बड़ा आया हैसियत। तुम कहाँ के धन सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो 1 लोटे पानी को तरस जाए। बड़े आए हैसियत वाले। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दूं, पर उनका पता नहीं चला। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने से बहुत विलंब हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहें तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपसे बड़ी बेतुल्लुखी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महरा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं
कि जाकर सो गए या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा, बड़े विचित्र जीव है, ना जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने, बेचारे नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे, सरकारी नौकर है, सरकार से तलब उन्हें मिलती है ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटेराम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़कर चले गए। यह अपना रोब जमाने के अभी तक उसका नाम जपा करते हैं। वही नौकरी, कहीं नौकरी दिलाइएगा, चलूं? मोटेराम, अजी बहुत नौकरी है। कहार, तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनवाइए या बाटी लगवाइए। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोले, साहजी कुछ तल माल तैयार है, लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तल माल चखने लगे। खूब चक्कर खाया। 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छा चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटेराम, इच्छा तो नहीं, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज अच्छी है, आधा सेर ले लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। वहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार उठे। कोई 8 बज रहे थे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हीं जगह देखकर उन्हें पालागन कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी रात तक राह देखा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप 9 आए तो रख दिया। आपने कुछ भोजन किया था कि नहीं? मोटेराम, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। क्रमशः आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।